बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मज़ार कायद से प्रोग्राम चौथा सुतून में खुश आमदीद। मैं हूँ जव्वाद फैज़ी। गुज़िश्ता रोज़ आपने हमें देखा कराची के मुख्तलिफ़ हलकों में, तो आज जो इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी है, इसमें हम शहर में निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम है उससे पहले कितना जोश है, कितना वलवला है और कितने लोग किसके साथ हैं, इसका सही अंदाज़ा तो जब वोट की पर्चियां गिनी जाएंगी, देखा जाएगा किस निशान पे कितने ठप्पे लगे हैं, तभी अंदाज़ा होगा। लेकिन कैंपेन ने ख़त्म होना ही है, उसकी वो वक्त आना ही है और वो अभी आ रहा है कुछ देर में। लिहाजा उसके बाद ज़ाब्ता अखलाक शुरू हो जाएगा पोलिंग डे का, और पोलिंग स्टेशन पे किस तरह जाना है, कैसे जाना है, आपकी जो अमानत है वो आप ही को पता होनी चाहिए या अल्लाह को पता होना चाहिए या फिर वो डब्बे से निकलना चाहिए। वोट बेचना, ख़रीदना, ये मैं तो इसे गुनाह अज़ीम समझता हूँ। हाँ, अपनी सोच के तहत, अपनी फ़िक्र के तहत, अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत के तहत। बानी पाकिस्तान ने क्या कहा था? ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, हमें ईमानी तकाज़े पूरे करना होंगे। जिसका जो फ़ेथ है उस पर रहे, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम मुझे जो ईमानियात कहती हैं मुझे उसके मुताबिक अमल करना चाहिए और हुब्बुल वतनी के तकाज़े जो हैं उसे पूरा करना चाहिए। इसी तरह जो जिस भी मसलक से है, जिस भी सियासी जमात से है, वो शख्सियत परस्ती की दलदल में न धंस जाए, बल्कि पाकिस्तानियत को मुकद्दम रखे, उसको अहम जाने और उसी ख़त पे, उसी लाइन पे, उसी पे वाज़े तौर पे चलना चाहिए। इत्तेहाद होगा तो दुश्मन का मुकाबला होगा, इत्तेहाद होगा तो बहैसियत मजमुई पाकिस्तान को तरक्की की मनाज़िल तय करने में फ़ायदा होगा और यकीनन आप, मेरे और सब की वजह से हमें इत्तेहाद का मुज़ाहरा भी करना है। तंज़ीम, मुनज़्ज़म इदारे तो होने चाहिए, मुनज़्ज़म हमारे इदारों को तो होना चाहिए। तंज़ीम के साथ मेरे फ़ौजी जवान को तो बॉर्डर पे खड़ा होना चाहिए। मुझे भी, आपको भी ये ट्रैफिक के कवानीन से लेके हर वो जो आइनी कानूनी मसला है उसके मुताबिक चलना चाहिए। दायरा कानून का रहना चाहिए, दायरा आइन का रहना चाहिए और उसमें रहते हुए हमें मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तानी बनना चाहिए। मुनज़्ज़म गिरोह बन के रियासत पे हमला आवर होने, मुनज़्ज़म गिरोह बन के, जत्थे बन के लोगों पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं है। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो बम फोड़े, किसी को ये इजाज़त नहीं है कि मेरे फ़ौजी जवान को वो गोली का निशाना बनाए, किसी को ये हक़ नहीं है कि मासूम बच्चों, ख़वातीन, मर्दों, ज़ईफ़ों उनको हलाकत के मुँह में ले जाए। किसी को ये हक़ नहीं है। हथियार, बंदूक, ये सिर्फ रियासत का काम है उठाना, किसी शख्स का नहीं है, किसी तंजीम का नहीं है, किसी फ़र्द का नहीं है। और कराची में खड़े होके बानी पाकिस्तान के मज़ार के करीब और उसके ज़ेर साया यूँ कह लीजिए, हमें अहद करना होगा बानी पाकिस्तान से भी और इस मुल्क से भी, इस धरती माँ से भी, कि हम इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ेंगे। आज चौथा सुतून टीम बढ़ेगी, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जलसों में जाने की कोशिश करेंगे, मुलाकात की कोशिश करेंगे, गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। मुहिम ख़त्म होने से कुछ देर पहले आपसे इसी प्रोग्राम में जब बातचीत होगी तो फिर ये भी कोशिश करेंगे कि उस जगह पे भी जाएं जहां सबसे ज़्यादा धींगा मुश्ती, पुलिस पे पथराव और रियासत मुखालिफ नारे लगते रहे, वहाँ जाएंगे आखिर में और वहाँ से ही अहद करेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए एक बनकर चलना है। आइए मज़ार कायद से कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरी रोज़ का रंग क्या है। आइए जी नाज़रीन, कराची के NA 234 और PS 96 में मैं पहुंचा हूं और मुस्लिम लीग नून के उस नौजवान क़यादत के पास आया हूं जब बड़े बड़े अजीब व गरीब दिन थे, सख्तियां थीं, तब भी कराची के अंदर सबसे जो नुमायाँ बिल बोर्ड्स थे ना मियाँ नवाज़ शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के,
वो इसी शख्सियत के थे। लेकिन गुजर साहब, कैंपेन कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है फैज़ साहब, बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। पूरी टीम मुस्लिम लीग नून ज़िला कुरंगी की PS 96 के सारे लोग माशाल्लाह एक्टिव हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथियों को माशाल्लाह बड़ी बहादुरी के साथ, जिस तरह से 25-30 सालों से हमारे साथ हैं, आज भी उसी तरह से जोश और जज्बे के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर साहब, मुझे ये बताइए कि इस इलाके का आप तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंध के ज़िम्मेदार हैं और क़यादत हैं, तो इस इलाके का, इस हलके का और मजमूई तौर पर कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखें, आपके इल्म में है कि पहले हमारे 2013 से पहले यहाँ के जो मसाइल अलग थे। अब 2013 गुजरने के बाद हमारी हुकूमत 4 साल 5 साल हमने जो 18 से पहले तक की है, उसके बाद के मसाइल अलग हैं। आज जो अभी के मसाइल हैं उसकी तो मैं बात आपको कर दूँ कि कराची का सबसे बड़ा मसला जो अभी चल रहा है ट्रांसपोर्ट का था, लेकिन उसके बाद पानी का, पीने के पानी का मसला जो सबसे बड़ा है। साफ़ पानी जो लोगों के घरों में लोगों को पानी मिलना चाहिए, समंदर करीब और पानी का, पीने का पानी। ये हम बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि समुंदर हमारे साथ और हमारे कराची के शहरी जो हैं वो प्यासे हैं, घरों में पानी नहीं है पीने का। हर तरफ ये शोर है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ये टैंकरों से पानी घरों में आ रहा है। टैंकर माफिया यहाँ पे पूरा मजबूत है और लोगों ने, जिन्होंने टैंकर माफी को मजबूत किया, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लाइनों से पानी देते, लेकिन वो पानी उन्होंने नहीं दिया। कौन कर रहे हैं? लेकिन यहाँ की हुकूमत जो 15 साल से जो जिनकी हुकूमत रही है यहाँ पे, उससे पहले भी 3-4 हुकूमतें उनकी रही हैं, लेकिन कराची में उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा लोगों के साथ हमारा वादा है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 15-16 महीने रहे, उन्होंने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे तो कराची को हम पानी देंगे इंशाल्लाह पूरी कराची। K4 का भी बड़ा मंसूबा हमने दी था, अरबों रुपए का था, और जो समुंदर से खारे पानी को साफ़ करके कराची को देने का भी हमने लास्ट 2017 के बजट में डाला था। हम पानी के मंसूबे को इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे और कराची शहर के पूरे के इलाके के लिए हम इसको पानी के मामलों को हल करेंगे। आपकी इत्तेहादी हैं यहाँ पे MQM वाले, और उन्होंने एक जो मंशूर दिया वो ये दिया कि जब तक मुकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट्स, उनको बाइख्तियार नहीं किया जाता तब तक मसले हल नहीं होंगे। और उनका ये कहना है कि हम नून लीग हो या दीगर जमातें हों, हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उन्होंने वादे किए हैं। कितना फ़र्क पड़ जाएगा जब मुकामी हुकूमतों को? नहीं, वो देखें फैज़ साहब, बात इतनी है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारे सूबों को इख्तियार 18 अमेंडमेंट के बाद जो थी इख्तियारात जो फ़ंड जो था सबसे ज़्यादा सूबों को मिल रहा है। 50% तकरीबन फ़ंड जो मरकज़ से वफाक से जो फ़ंड होता है वो इनको मिल जाता है। लेकिन सूबाई हुकूमत, क्योंकि कराची सिंध वाहिद सूबा है कि यहाँ पे कराची में लोकल गवर्नमेंट किसी और की होती है, सूबे में और किसी की होती है और वफाक में और होती है। जब एक पेज पे नहीं होते तो फिर ये हमेशा ये तसादम यहाँ पे रहा है। कराची में MQM की हुकूमत रही है काफ़ी देर, कराची सिटी गवर्नमेंट ये रहे, लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी ने कराची में रहने वाले लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है, लोगों को बुनियादी हकूक़ नहीं दिए। सच्ची बात यह है कि नहीं दिए। हमारे इत्तेहादी रहे हैं पहले, अभी भी, आगे भी हम मिल के सियासत में तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो हक़ है लोगों का, जो उनका हक़ बनता है, जो डिज़र्व करते हैं, जो इतना बड़ा टैक्स देता है कराची शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, और कराची का जो हक़, उसको कराची का हक़ मिलना चाहिए। उसके जो बुनियादी काम हैं वो होने चाहिए, वो नहीं हुए। जो भी आए, अभी 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, लेकिन काम नहीं किया उन्होंने। मैं यहाँ से हल्के से बाहर निकलता हूँ, ये टूटे हुए तबाह बर्बाद रोड हैं, पानी पीने का लोगों के पास है नहीं, सीवरेज कोई निज़ाम नहीं, कोई सफाई सुथराई की कोई बात का वजूद ही नहीं है यहाँ पे इलाके में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी हालत आप देख लेंगे। हम बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात है ना, जो उसकी, उससे हम महरूम हैं इधर हमारे शहरी जो है। आगे बढ़ते हैं, किसी और जगह से मिलते हैं। जी नाज़रीन, चौथा सुतून टीम पहुंची है कराची प्रेस क्लब में, और जैसे आपको पता है हर प्रोग्राम का हिस्सा अगर मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स ना हो तो सानू भी मज़ा नहीं आता। कराची पहुंचे हैं और मेरे साथ दोबारा जो मुंतखब हुए हैं सदर कराची प्रेस क्लब, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सईद सरबाजी, वो मेरे साथ हैं। सईद भाई, ये बताइए मुझे कि अगर मैं ये पूछूँ कि कराची का मसला नंबर 1 क्या है जो एड्रेस होना चाहिए था, या अब जो भी आए उसको सबसे पहले सिरा कहाँ से पकड़ना चाहिए? देखिए, कराची के तो वैसे बहुत से मसाइल हैं इस शहर में। जो है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इसको जो इन्फ्लक्स है बाहर से, मतलब कराची से जो बाहर लोग आते हैं उनका बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है, और यहाँ पर आबादी इतनी हो गई है जिसमें एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है कराची को, जो नहीं है यहाँ। वो अगर मास्टर प्लान बन जाए जिसमें उसका सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट है, उसका जो है गंदगी है,
ابھی آپ کراچی آئے ہوں گے تو ہر بندہ آپ کو جو ہے الرجی بیمار نظر آئے گا. اور دوسرا انکروچمنٹس ہیں اور ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو متواتر بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بنیادی مسائل ہیں، خاص کر جو مضافات ہیں یا جو کچی آبادی ہے، وہاں پر بجلی کے 12 سے 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے. گیس کا ہر پاکستان کی طرح یہاں بھی کرائسس ہیں اور بے روزگاری بھی یہاں پر ہے. ہیلتھ کا بھی، حالانکہ دوسرے شہروں سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے ہیلتھ میں ایک اچھا نمبر ہے، جس میں سول ہے، SIUT ہے، انڈس ہے، جنا ہے. وہ یہ اچھا. دوسرا ایک ہے سنیچنگ ہے جو کرائم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری بھی ہے. بس کراچی کا ایک ہی ایشو ہے کہ بے روزگاری اور سنیچنگ، اس وقت کرائم جو ریٹ ہے وہ ختم ہو جائے. یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کا قلعہ سمجھا جاتا سندھ کو، کراچی کو، MKM بھی دوبارہ سے اس میں جان آ رہی ہے، پھر نون لیگ، GDA، اتحاد، یہ سارا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی 15 سال تک سندھ میں حکومت میں رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے سامنے جتنے اپوزیشن تھے وہ یا تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے یا تو پھر وہ سائیڈ لائن ہو گئے. تجزیہ ہم نے لیا جناب سعید سربازی سے. آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین، جماعت اسلامی کے جلسے میں پہنچے ہیں اور الیکشن کمپین ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے. جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جلسوں میں موجود ہے، اور مذہبی جماعتوں کے اندر، جماعت اسلامی کے اندر میں دیکھتا ہوں جلسوں میں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے جو جتنا سفر کیا N1 چترال سے، پنجاب کے میدانی علاقے، پھر ریگستان، پھر وادی مہران، پھر دریا کے کنارے، اور ہم نے سب سے زیادہ اگر بڑی تعداد میں خواتین دیکھی ہیں تو وہ کراچی کے اندر دیکھی ہیں. اس کے بعد سٹیج پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سٹیج سے بھی کوشش کریں گے امیدواران اور یا جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے بات کی جا سکے. جی ناظرین، سٹیج کے اوپر جانے سے پہلے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ میڈیا کے بیجز لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں نہ بات کی جائے. سائمہ عاصم صاحبہ ہیں. اب بیسیکلی سوشل میڈیا کو میں ویسے میڈیا نہیں کہتا، میڈیم کہتا ہوں، کیونکہ میرے میڈیا کی توہین ہوتی ہے، اور جو اس پہ چل رہا ہے اور جو جس طرح ہم کر رہے ہیں، بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، میں تو اسے میڈیم ہی کہتا ہوں. لیکن بہرحال اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا؟ تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی، تحریک اسلامی کی نمائندگی بھی ہم وہاں پر موجود ہے. یہ نہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ سوشل میڈیا کی غلاظت کا ایک وہ ہے، بلکہ وہاں پر اگر ایک غلط چیز موجود ہے تو وہاں پہ سچ کو بھی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم وہی کام کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن موجود ہیں وہاں، میدان چھوڑا نہیں ہے. اچھا، میں سراج الحق صاحب سے بھی گفتگو جب کرتا ہوں عام طور پہ، اور گزشتہ روز بھی میں نے ان سے بات کی، تو میں دیر چترال سے چلا اور میں حلقے کرتے 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 آپ کے ساحل سمندر پہ پہنچ گیا کراچی پہ. مجھے سوائے سوات کے کہ وہاں پہ خواتین، آپ کا ونگ مجھے بڑا متحرک نظر آیا، میرے پروگرامز کا حصہ بھی وہ بنا، لیکن مجھے باقی جگہوں پہ، کراچی میں مجھے حوصلہ ملتا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ کیوں اتنی متحرک فعال نہیں ہے خواتین؟ یہ میں تو نہیں سمجھتی. الحمدللہ متحرک، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا دل ہے، تو وہاں پر ہر چیز اوور آل مطلب زیادہ ایکسٹریم پہ موجود ہے، لیکن باقی بھی جگہوں پہ ہمارا پنجاب ہے، لاہور ہے، سوات کے ساتھ ساتھ پشاور ہے، ہمارا ونگ تو ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہمارے کنیکشن ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. کبھی آپ ٹویٹر ہے یا دیگر ایپس ہیں، وہاں پر آپ حلقہ خواتین ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا یہاں پر موجود ہیں. جیسے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کمپین ختم ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے، اور ضابطہ اخلاق کے مطابق سب کو چلنا پڑے گا. جب کمپین ختم ہوگی بہت موقع ملا، جلسے ہوئے، تقاریر ہوئے، وعدے ہوئے اور خطابات ہوئے، اور اس میں نعرے لگے اور مینیفیسٹوز دیے گئے. کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، جماعت اسلامی کا سلوگن یہ کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. ہم کوشش کریں گے یہاں جماعت اسلامی کے مختلف جو امیدواران ہیں، جو رہنما ہیں، جو ہمیں مل سکی، ہم جلسے میں ان سے بات کریں گے اور ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین، سٹیج پہ یہ جماعت اسلامی کے اور NA 247 سے جماعت اسلامی کے امیدوار جناب منم ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور انجینئر صابر صاحب بھی یہ تشریف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے منم صاحب یہ بتائیے گا کہ
शहर कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं चित्राल से चला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ गहरे पानियों में, मसला नंबर 1 पूछ रहा हूँ, वो आपके ख्याल में क्या है? शहर कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इस सूबे और इस शहर पर जो लोग काबिज रहे हैं उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में ये शहर मुंजो दड़ों का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, यहाँ पानी के मसाइल हैं, यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, और यही सूरत-ए-हाल है जो पूरे शहर के के अंदर हमें जगह जगह नज़र आती है। साबिर साहब, आपसे भी सवाल करना चाहूँगा। हम नारे दावे बहुत सुनते हैं, तकारीर भी सुन रहे हैं। मैं काजी साहब के दौर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मियाँ साहब को भी देखा, मुनव्वर साहब को भी, सिराज भाई से भी मेरी बातचीत होती रहती है। वोट क्यों नहीं मिलता तुहानू? देखिए, कराची की हद तक तो हम कह सकते हैं कि अब ये फिनोमिना चेंज हो चुका है कि वोट नहीं मिलता। कराची में हमने इस फिनोमिना को गलत साबित किया है, इसलिए कि पिछले 6 साल के अंदर हमने जो हक दो कराची की जद्दोजहद की है, जिसके नतीजे में कराची में हर इशू को हमने एड्रेस किया है जिसका ताल्लुक़ कराची से था। इसका नतीजा ये है कि कराची की गालिब अक्सरियत आवाम की जो है ना इस वक्त जमात इस्लामी पर एतमाद करती है, और इसका सबूत जो है 15 जनवरी 2023 को जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके अंदर कराची की सबसे बड़ी पार्टी जिसने वोट लिए थे वो जमात इस्लामी थी। अच्छा, जमात इस्लामी एक लॉन्ग रन अपना कराची के अंदर माजी भी रखती है। हमने यहाँ पर नेमतुल्लाह खान साहब की हुकूमत भी देखी, हमने यहाँ अफ़गानी साहब का दौर भी देखा, और कराची से जो लोग कौमी असम्बलियों में और सूबाई असम्बलियों में पहले पहुँचते रहे हैं उनका रोल तो दस्तूर पाकिस्तान बनाने के लिए था। प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और जो बड़े बड़े लोग जो कराची से जीतते रहे जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर साजी के अंदर अहम किरदार अदा किया और कानून साजी में अहम किरदार अदा किया। अलमिया ये है कि अब जो कराची से जो लोग यहाँ से जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ टैग होते हैं, और मफादात की सियासत ऐसी है कि उसके नतीजे में कराची को अब कोई ओन नहीं करता, ना विफाक ओन करता है ना सूबा ओन करता है। कराची के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता, कराची के मसाइल पे बात नहीं करता। हम ये कहते हैं कि कराची से वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता? क्या रुकावट है कराची से कोई आदमी वज़ीर आला ना बन सके? मैं यहाँ पे मैं आपसे दोनों से आपसे भी पहले पूछूंगा। बेसिकली जो रुकने सूबाई असम्बली हो या रुकने कौमी असम्बली हो या रुकने पार्लियामेंट हो, उसका काम ये नालियाँ साफ़ कराना नहीं है, उसका काम तो कानून साजी है, उसका काम तो पॉलिसी साजी है। उसके लिए क्या एजेंडा आपके पास? देखिए, कानून साजी के हवाले से जमात इस्लामी एक वाज़ेह एजेंडा रखती है, इस शहर के हवाले से भी, और जितने बहरान इस शहर के अंदर मौजूद हैं उस हवाले से हम एक वाज़ेह एजेंडा रखते हैं जमात इस्लामी, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, और ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिन पर कानून साजी होना वक्त की ज़रूरत। तैयारी है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वर्किंग है, हर सतह पर वर्किंग है। मीडिया के हवाले से क्या ज़हन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है, और सहाफ़ी बरादरी का जब भी कोई मसला हुआ है जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी रही है। हम ये कहते हैं कि लोगों को बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, किसी तरह की कदगन उनको पर नहीं लगनी चाहिए। मादर आज़ादी स्टेट के खिलाफ तो चलने की आज़ादी उसके तो हम भी मुखालिफ है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इजहार राय है वो तो आदमी कर सके दयानतदारी के साथ, जो वो समझता है एक सहाफ़ी दयानतदारी के साथ है। और देखिए, मुल्क और कौम से जो मोहब्बत की बात है वो हर सहाफ़ी के अंदर मौजूद है, तो वो आप उसको आवाज़ उसको दबा दें, उसकी आवाज़ को रोक दें, मुनासिब नहीं है। फिर दूसरे, इस वक्त मीडिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो लोगों को तनख्वाहें ना मिलना है, और कम वेजेस का मसला है, बर वक्त तनख्वाहें ना मिलने, ये भी मसला है। इसके लिए हमें हमेशा आवाज़ उठाइए। जब हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मालकान से भी बात करेंगे कि भाई जुल्म ज़्यादती नहीं होने चाहिए, हायर एंड फायर की इजाज़त तो होनी चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त आप लोगों को फायर करते रहे, निकालते रहे। जी, इस तरह से तो हम सहाफ़ियों के साथ हैं, सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, लेकिन हक़ और सच के साथ हैं। ये हमेशा हमने कहा है और हम इसके ऊपर बिल्कुल कारबंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया खलीद साहब। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ जमातों के जलसों में जाएंगे। कैंपेन हो रही है ख़त्म और ज़ाब्ता अखलाक पे अमल करना होगा। आज इसी स्लोगन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द वे इस्लामाबाद से आने का मकसद भी यही था। NA1 चित्राल से चले और कराची के साहिलों पर पहुँचे हैं, यही बताने के लिए कि मीडिया पर्सनस का भी काम है मुल्क व कौम की खिदमत करना, और नेक नीयती से आए आगे बढ़ते हैं। जी नाजरीन, पहुँचे हम NA-232 और MQM की उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मोहतरमा आसिया इसहाक। चौथा सुतून में आप पहले भी देखते रहते हैं।
कैसी चल रही है कैंपेन आसिया जी? ज़बरदस्त चल रही है। देखें, आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बेसिकली यहाँ से MQM पाकिस्तान जीती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कैंपेन बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि देखें इस शहर का जो दर्द है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ MQM पाकिस्तान जानती है ना। MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है वो लेकिन लोग मुतवस्सित कहते हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, ये क्या है? नहीं, ये तो खैर शायरों की बातें हैं। इस हकीकत तो इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि MQM पाकिस्तान को जब मौका मिला है, और आपको मालूम है कि इस शहर के अंदर आखिरी दफ़ा काम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के हाथों, MQM पाकिस्तान के हाथों हुआ यहाँ पे, और 30,000 करोड़ रुपए अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल से इस शहर पे खर्च करवाए। और मज़े की बात यह है कि उसमें से आधे पैसे तनख्वाहों की मद में गए थे 4 साल के अंदर, और उन आधे पैसों में 4 साल के अंदर कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में था। मुस्तफ़ा कमाल हटे हैं, इख्तियार हमारे पास से गया है, आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में है। ये वाली बात कराची के अवाम समझ चुके हैं। उनको पता है कि 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन आज उनको दिखाने के लिए एक मॉडल यूसी उनके पास नहीं है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर जलसे कर रहे हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि एक दफ़ा लाहौर में नारा लगाएं कि लाहौरियों मुझे वोट दो, मैं लाहौर को कराची बना दूंगा, सारे भाग जाएंगे। मसला नंबर 1 क्या है? मसला नंबर 1 है पानी की अदम फराहमी। देखें, ऐसा पानी के किनारे और पानी की अदम फराहमी। पानी की अदम फराहमी, अच्छा ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस माफिया के साथ है वो हमारी ही पाइपलाइनों का पानी हम ही से चोरी करके हम ही को टैंकरों से बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कराची में पानी नहीं है, पानी है, लेकिन हमारी ही पाइपलाइनों का पानी चोरी कर रहे हैं और फिर हमें ही टैंकरों से बेच रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि MQM पाकिस्तान ने जब ये इख्तियार अल्लाह ताला हमें दोबारा देगा तो ये टैंकर माफिया की सरकोबी जिस तरीके से हम करेंगे ना तो लग पता जाएगा इंशाल्लाह, और लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग, यहाँ पर जिस अल अमान अल हफीज़ है, इसी तरीके से गैस की लोड शेडिंग है। और अब की दफ़ा तो गैस के जो बिल आए हैं उससे तो मुतवस्सित तबके की और गरीब तबके की चीखें निकल गई हैं। जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं उनका काम ये नालियाँ और गटर साफ़ कराना तो नहीं है ना, उनका कानून साजी है। कानून साजी के हवाले से आपकी जमात के जहन में क्या है कि पार्लियामेंट में पहुंच के वो किस कानून को बनाना चाहेंगे और किस में तरमीम करना चाहेंगे? देखें, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वजह है कि MQM पाकिस्तान ने इस दफ़ा 1 पॉइंट एजेंडा रखा है। और ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा आपके चैनल के तवस्सुस से जो है वो पूरे पाकिस्तान को बता रही हूँ। MQM पाकिस्तान ने अलाइनमेंट शुरू की है, आपको पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, JUI के साथ, GTA के साथ, ANP के साथ। 1 पॉइंट एजेंडा। MQM पाकिस्तान इस दफ़ा वजारतें नहीं लाएगी हुकूमत में आके, पक्की बात है। और इस दफ़ा हम 3 आइनी तरामीम जो है वो करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सियासी जमात वो 3 आइनी तरामीम करवा के देगी, MQM पाकिस्तान 5 साल अनकंडीशनल सपोर्ट देगी। पहली आइनी तरमीम के तहत हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला के, गवर्नर्स के इख्तियारात और ऑफिसेस जो हैं वो आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेयर्स और चेयरमैन्स के ऑफिसेस और इख्तियारात लिख दिया जाए। होता यह है फैजी साहब कि जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और या चीफ मिनिस्टर हलफ उठाते हैं अगले दिन से काम शुरू कर देते हैं। ये बदनसीब सिर्फ मेयर होते हैं और चेयरमैन होते हैं कि हलफ उठाते हैं और अगले मिनट से रोना शुरू कर देते हैं कि इख्तियारात नहीं है। दूसरा जो आइनी तरमीम है उसके तहत हम ये कह रहे हैं कि देखें, एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर चीफ मिनिस्टर्स, चारों सूबाई वज़राए आला जो हैं वो इख्तियार और वसाइल के ऊपर नाक बन के बैठ गए हैं। अब उनकी मर्जी कि किसी ज़िले को 200 अरब दे, किसी को ठेंगा पकड़ा देना। तो MQM पाकिस्तान ये कह रही है कि बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत जिसके अंदर पॉपुलेशन है, बैकवर्डनेस है और रेवेन्यू कलेक्शन है, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत डायरेक्ट जो है फेडरेशन पैसा अजला को दे दे। जब ये हो जाएगा ना, आप देखिएगा कि
آپ کو پھر نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا نیب گلیوں سڑکوں پہ آ جائے گا نا. تیسری آئینی ترمیم کے تحت ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ کرائے جائیں. اچھا ہوتا یوں ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں 8 فروری کو انتخابات ہے, اس کے لیے لفظ لکھ دیا گیا پتھر پہ لکیر ہے, لیکن وہ میئر اور چیئرمین جس کا عام آدمی سے تعلق ہے اس کو آپ 4 سال ایڈمنسٹریٹر لگا کر چلاتے ہیں. جی ناظرین, چوتھا ستون میں آپ پہلے بھی دیکھ چکے, گفتگو بھی سن چکے محترمہ سینیٹر خالدہ عطیہ, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں جب ایسی بہنوں سے ملتا ہوں نپی تلی بات اور ٹو دی پوائنٹ بات, میں نے ان کو بھی زحمت دی ہے. جو سختیاں, جو طرز تخاطب, طرز تکلم ماضی قریب میں ہم نے دیکھا, یہاں کیا صورتحال؟ دیکھیے ایم کیو ایم سختیاں جھیلنے کی عادی ہے, اور ہم نے بڑے برے کٹھن اور ایسے وقت اور حالات دیکھے ہیں, خاص طور پر اس شاہ فیصل نے, کہ جب لوگ نام ایم کیو ایم کا لینا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن ایم کیو ایم کے یہ کارکنان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ڈٹے رہے, کھڑے رہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے رہے, اور نہ ہم نے کبھی تشدد کی سیاست کی نہ تعصب کی سیاست کی, ہم نے محبت کی سیاست کی. اور وہ محبت بانٹنے کا یہ آپ کو ثبوت مل رہا ہے اس وقت کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کارکنان جمع ہیں. یہ پھر سے اسی طرح منظم, متحد اور متحرک ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے, جو انشاءاللہ کامیابیوں کی نوید لے کر آئے گی. ہم نے کبھی نہ دشمنوں کو برا کہا, کیونکہ میں ایک شعر پڑھوں گی کہ اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا, اور ظالم ہو تو بھرپور سزا بھی دینا. آپ دوسرے گال پہ تھپڑ نہیں کھاتے ہم لوگ, احتیاطاً یہ ستمگر کو بتا بھی دینا. اس لیے دیکھیے ہم سے مینڈیٹ 2018 میں چھینا گیا, ایم کیو ایم سے مینڈیٹ چھینا جا سکتا ہے, جیتا نہیں جا سکتا, جیتا نہیں جا سکتا. ایم کیو ایم سے 14 سیٹیں چھینی گئیں, ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, لیکن عوام جڑے ہوئے رہے, عوام ہمارے ساتھ ملے رہے. خالدہ باجی مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر قائد کا مسئلہ نمبر 1 کیا, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو پرائرٹی پہ رکھیں گے آپ, وہ کیا گولز ہوں گے جنہیں اچیو کرنا چاہیں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیے شہر قائد کا ایک بڑا مسئلہ حقوق کا مسئلہ ہے. حق نہیں دیا جا رہا, ڈیولوشن آف پاور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح, مرکز سے صوبوں کو تو ملی لیکن صوبوں سے لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملی, جس سے وسیم اختر بھائی کے زمانے میں وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو سکیں جو ایم کیو ایم کا خاصہ تھیں, جو مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں ہوئیں, جو فاروق ستار بھائی کے زمانے میں ہوئیں, وہ ڈیلیور نہیں ہو سکیں. جو پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, کیونکہ مقامی لوگ نہیں ہیں سیکیورٹی میں. جب تک دیکھیے مقامی لوگ نہیں ہوں گے, گھر کی حفاظت گھر کا فرد ہی کر سکتا ہے, باہر کے لوگ گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے, توفیق دے کہ ہم سارے مل کے اس گھر کی حفاظت کریں اور میلی آنکھ کو بھی پھوڑ ڈالیں اور ان بڑھتے ہاتھوں کو بھی توڑ ڈالیں. چلیں کہیں اور سے ملاقات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, کراچی میں ہم موجود ہیں اور NA 238 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ PS 102 سندھ اسمبلی کا حلقہ 102, اس سے محترمہ سیدہ اقربہ فاطمہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. بہت شکریہ اقربہ جی آپ کا. یہ ویسے نام کا مطلب کیا ہے؟ اقربہ کا مطلب ہے قریبی, جیسے عزیز و اقارب میں آتا ہے. جی عزیز و قارب کا عین ہے وہ الف سے ہوتا ہے. نہیں, بس اس کا مطلب اقربہ فاطمہ از کائنڈ آف ریلیجیس نیم, تو بس وہ بھی فاطمہ کے گھر سے. اچھی بات ہے, مجھے اچھا لگا, یہ نام اچھا لگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ بتائیے گا کمپین کیسی چل رہی ہے, اور ساتھ ہی میں پوچھ لیتا ہوں مسئلہ نمبر 1 کیا ہے اس حلقے کا, اور آپ کے پاس وہ آپ نے کیا ایجنڈا ہے, کیا گولز ہیں جنہیں اچیو کرنا چاہیں گی اس علاقے کے مسئلے حل کرنے میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جوش و جذبہ ہمارے جیالوں کا. ہماری تو بڑی, جس دن ہماری ٹکٹس اناؤنس ہوئی تھی بہترین طریقے سے کیمپین کا آغاز ہو چکا تھا, اور ابھی الحمدللہ ہم اپنے تمام کامز جو ہیں آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور ہمارے مخالفین نے تو ان کے نہ تو وہ جوش ہے نہ جذبہ ہے, وہ ابھی سے اپنی ہار کو تسلیم کر چکے ہیں. آپ ابھی جائیں گے حلقے کا تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو پیپلز پارٹی کا بینر وغیرہ, جھنڈے, ہر پورا حلقہ, پورا NA آپ کو سجا ہوا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اپنے حلقے
हलके के मसाइल बताऊं तो मेरे हलके में बुनियादी मसाइल थे, वो गैस का, पानी का, बिजली का, सीवरेज लाइन के इश्यूज़, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़, सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। ये वैसे मैं रोक के आपसे एक बात ज़रूर करूँगा कि बेसिकली जो मेंबर्स पहुँचते हैं सूबाई या कौमी असम्बली में, उनका काम कोई नालियाँ साफ़ करवाना तो नहीं है ना, उनका काम तो पॉलिसी साजी है। वो अब बल्दियाती जो उम्मीदवारों के काम है या मेंबर्स के काम है, वो MP MNA करता अच्छा लगता है वैसे? मैं आपको बताऊं, देखें कोई भी हलका, चाहे वो सूबाई नुमाइंदा हो या कौमी असम्बली का नुमाइंदा हो या बल्दियाती नुमाइंदा हो, मैं PS 102 की उम्मीदवार हूँ। मेरे PS में अगर एक छोटा सा मसला भी होगा उसकी ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। फिर चाहे वो गटर का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, तो उसको हल करना और उसको मसाइल का हल तक पहुँचाना ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरे फरीज़े पे आता है कि मैं अपनी आवाम को किसी भी मुश्किलात में अकेला ना छोड़ूँ। तो मैं समझती हूँ, ज़ाहिर है देखें, मैं अगर अपने हलके की एक डायनेमिक का बात करूँ तो माजी में एक तवील अरसे से ना तो बल्दियाती नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, ना सूबाई नुमाइंदे और ना ही कौमी असम्बली के नुमाइंदे, जिसकी वजह से हमें मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना था। लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे 15 जनवरी को आपने देखा कि कराची ने एक बहुत बड़ी तरीके से पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में जिताया है, मेयर कराची पीपल्स पार्टी के आए एक तवील अरसे के बाद। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला ये सीट भी हम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को तोहफा देंगे। बिलावल साहब, अकरबा मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा माजी करीब में बड़ी हिद्दतें, शिद्दतें, तलखियाँ, तर्ज़ तखातुब, तर्ज़ तकल्लुम और ओए पढ़ लो मार लो, ये हमने देखा। मैं कराची में गुज़िश्ता दिनों मैंने ये देखा, मर्डर है, इल्ज़ाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है और ऐसे ऐसे अल्फाज है बड़े तंदो तेज़ MQM की क़यादत की जानिब से, फिर सईद गनी साहब की जानिब से जवाब। ये क्या है सारा? देखें, ये बिल्कुल भी मैं समझती हूँ अच्छा अमल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अमन और अमान की बात की है। आपको पता होगा जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत की बात करती है। इवन कि हमने अपने मुखालफिन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी। हमने कहा ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम है, तो हमारे मुखालफिन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और मैं हमारे जितने भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदे हैं, कभी भी आपको कम से कम उनके मुँह से ये गालम गलोच की सियासत नहीं मिलेगी। हम आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं और हम यकीन रखते हैं यही वो ज़रिया है जो आपको ऐवानों तक पहुंचाता है, बजाय इसके कि आप किसी की किरदार कशी करें या किसी जमात के ख़िलाफ़ बोलें। हम बिल्कुल भी इस चीज़ के तर्ज़ अमल को अप्रिशिएट नहीं करते और आप कभी भी नहीं देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा वो किसी ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट करे। अरे आप मुझे आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब तो नामज़द हैं वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला कौन होएगा? ये तो पार्टी की लीडरशिप ही बता सकती है और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो एक जियाला ही होगा। जियाला ही होगा। हर जो भी उम्मीदवार मैदान में है डेफिनेटली उसके अपने गोल्स हैं और वो अचीव भी होने चाहिए। मैं फिर से बतौर आवाम का हिस्सा मैं फिर से कहीं शराब में फंस के ना रह जाऊं, मेरे ख्वाब कहीं चकनाचूर ना हो जाएं और पथराई हुई आंखों के साथ मैं कोसने ना दूं जिसको मैं वोट दूं। वोट का हक इस्तेमाल करना है, फ़र्ज़ है, आप पे पूछा जाएगा, लेकिन सोच समझ के। जी नाज़रीन, वो सफ़र तमाम हुआ चौथा सुतून टीम का दीगर शहरों से कि हम चित्राल से चले और कराची के गहरे पानी आपको गुज़िश्ता रोज़ दिखाए। सारे उम्मीदवार यकीनन वो अपनी अपनी हिसाबी किताबी में लग जाएंगे और कहाँ पोलिंग एजेंट बैठ चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या क्या होगा, कैसे होगा। आखिरी दिनों में ये मैनेजमेंट के काम करने हैं। ये इंतखाबी अमल वो चलता रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमने पाकिस्तान की बका के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी मेहनत करके इसको अगले पायदान पे लेके जाना है, इसको अगली मंजिलों तक लेके जाना है। चौथा सुतून की टीम NMN चित्राल से चल के गहरे पानियों तक कायद के शहर में इसलिए आई कि हम एक ही मैसेज दे सकें कि रियासत की मजबूती, उसकी बेहतरी और अक़वाम आलम में हमारा नाम बुलंद होना, ये हमारा गोल होना चाहिए। अब अपनी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पे ये यकीन और उम्मीद हर एक को रखना चाहिए और जहाँ गलती सरजद हुई है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा कि आइंदा वो ना हो। अल्लाह ये दिन पाकिस्तान के लिए बड़े बाबरकत करे और ये अमल मुकम्मल तौर पर पूरा हो, मुकम्मल हो और शाइस्तगी रहे और जो आने वाली हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। नारे दावे बहुत किए गए, लेकिन हमने देखना ये है कि पूरे कितने हो रहे हैं और वो जज्बा रहा है इंतखाबी मुहिम वाला, या बस मैं तो MN नहीं बन सा और बन गया हूँ तो अब मैं वज़ीर बन गया हूँ। लेकिन अब आवाम जाए जिधर जाती है,
یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. کلفٹن کراچی سے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.